हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्राई किया कि वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर लें, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करें, एलिमेंट्स को ग्रुप्स एंड पीरियड्स में क्या करें, क्लासिफाई करें। तो इसमें हमने पहला वाला पढ़ लिया था डोबर इनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। ठीक है, हमने डोबर इनर लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कर लिया, पहले तो हमने नीड ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि क्लासिफिकेशन की नीड क्या है। दूसरा हमने पढ़ा डोबर इनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। डोबर इनर लॉ ऑफ ट्रायड क्या था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डोबर इनर लॉ ऑफ ट्रायड्स उन्होंने एलिमेंट्स को तीन के ग्रुप में बांटा। तीन ग्रुप में है ना, तीन के ग्रुप में जो एलिमेंट्स थे उनको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लिखा जाए, अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लिखा जाए तो पहले और तीसरे का एवरेज दूसरे के बराबर आएगा। ठीक है, ऐसा था डोबर इनर का लॉ ऑफ ट्रायड। इसका ड्रॉबैक क्या था कि उन्होंने बहुत ही कम ट्रायड बनाए थे और उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर हुए वो ट्रायड में फिट नहीं आ पाए, सीधी सी बात थी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को स्टडी को क्या करेंगे, एलिमेंट्स की स्टडी को इजियर बनाएंगे। ठीक है, तो डोबर इनर कंप्लीट करने के बाद जो दूसरा आता है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, हाँ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, इसको समझने के लिए हमें पहले म्यूजिकल नोट समझना पड़ेगा। हमारे कौन कौन से म्यूजिकल नोट हैं, सा, रे, गा, मा। ठीक है, आप इंग्लिश में लिख लीजिए चाहे तो। ठीक है, म्यूजिकल नोट, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों बैकग्राउंड के तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे जो म्यूजिकल नोट है वो कैसे हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। रे गा मा ऐसा, पा, धा, नी, सा। तो म्यूजिकल नोट कैसे हैं, ध्यान दें, किसी भी एक पर्टिकुलर नोट को उठा लीजिए, मान लीजिए इसको आपने 1 माना, ध्यान दीजिए इसको 1 माना आपने। ठीक है, तो किस तरह, ये म्यूजिकल नोट है, किसी भी आप वर्ल्ड के किसी भी जगह चले जाओ, म्यूजिक के कितने नोट है, 7 नोट है। कितने नोट है, 7 नोट है। तो देखो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अब देखो देखो यहां से गिनना शुरू करो तो 1 2 3 4 5 6 7 देन 8। तो देखो फर्स्ट जैसा ही 8 है ना। तो सा कब आया, एक बात, सा आने के बाद सा कब आया, 8वें नंबर पे। पहले नंबर पे सा था तो फिर 8th नंबर पे क्या आया, फिर से सा आया। आप किसी भी एलिमेंट को इमेजिन करो, देखो आप गा को इमेजिन करो, गा को इमेजिन करो, तो देखो गा को अगर आप 1 मान लो, गा को सपोज आप 1 मान लो, तो देखो 1 2, गा को 1 मान के कर रहे हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th नंबर पे फिर से गा रहा है ना। किसी भी आप एलिमेंट को ले लो, कहीं से भी ले लो, कोई भी नोट उठा लो, आप पा को उठा लो, पा को आप 1 मान लो, तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो 8th टाइम पे है ना, इसको अगर आपने फर्स्ट माना तो 8th फिर से इसको रिपीट करना है। तो म्यूजिकल नोट में क्या हो रहा है, जो फर्स्ट नोट है और 8th नोट है वो क्या है, सिमिलर है। इन म्यूजिकल नोट फर्स्ट नोट एंड 8th नोट क्या है, सेम है। फर्स्ट एंड 8th नोट क्या है, सेम है ना। जो भी आपका पहला नोट है और 8वां नोट है वो सेम है, कहीं भी आप ऑब्जर्व कर लो। जैसे आप नी को मान लो फर्स्ट, आप नी को फर्स्ट मानो, आप नी को फर्स्ट मान लो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th नंबर पे फिर से नहीं आया। तो फर्स्ट और 8th नोट क्या है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, राइट। फर्स्ट और 8th नोट क्या है, बिल्कुल सेम है। जो आपका फर्स्ट नोट है वही आपका क्या है, 8th नोट है। ठीक है, तो म्यूजिकल नोट में क्या हो रहा है, जो पहला नोट है और जो 8वां नोट है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। और किसी भी लैंग्वेज में आप कर लो, म्यूजिकल नोट में क्या कर लो, म्यूजिकल नोट आपका ऐसा ही है कि 7 नोट है और पहला नोट 8वें नोट पे क्या है, सिमिलर है। तो न्यूलैंड ने क्या बोला, न्यूलैंड म्यूजिक के काफी शौकीन रहे होंगे, न्यूलैंड ने जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है उसको किससे कंपेयर किया, म्यूजिकल नोट से। उन्होंने बोला, ध्यान से सुनेंगे, उन्होंने बोला कि जैसे म्यूजिकल नोट में होता है, उन्होंने बोला
कि जैसे म्यूजिकल नोट में होता है कि एवरी फर्स्ट नोट एंड एट्थ नोट सेम होता है, वैसे ही एलिमेंट्स में एवरी एट्थ एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर होगा। एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, फर्स्ट के सिमिलर होगी। एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, फर्स्ट से सिमिलर होगी। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव every eighth element have the similar property with the first element. According to Newland's law of octave, 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 every eighth element, according to Newland's law of octave, every eighth element have similar property with first. Every eighth element have similar property with the first element. Every eighth element has similar property with the first element. अगली लाइन में लिखेंगे he compared this property with the musical notes. He compared this property with the musical note because in musical notes also every eighth note is similar with the first note. Every eighth note is similar with first. So he compared this with musical notes because in musical notes also every eighth note is similar with first. तो सिंपल सी बात है, म्यूजिकल नोट्स में क्या हो रहा है कि कोई भी आठवां नोट आप उठा लीजिए कहीं से भी, है ना, कहीं से भी आप आठवां नोट उठा लीजिए। जैसे आप इसको अगर 1 मान रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो एट्थ नोट है वो फर्स्ट के सिमिलर है। तो इन म्यूजिकल नोट्स क्या होता है, म्यूजिकल नोट्स में क्या होता है, जो आठवां नोट होता है वो पहले के सिमिलर होता है। म्यूजिकल नोट में आठवां नोट जो होता है वो पहले के सिमिलर होता है। एट्थ नोट क्या होता है, वो फर्स्ट के सिमिलर होता है। एट्थ नोट इज सिमिलर विथ फर्स्ट नोट, राइट। एट्थ नोट इज सिमिलर विथ फर्स्ट नोट इन अ वेरी सिमिलर मैनर अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। न्यूलैंड ने उसको म्यूजिकल नोट से भी कंपेयर किया। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर विथ फर्स्ट एलिमेंट। एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर विथ फर्स्ट एलिमेंट। जो हर आठवां एलिमेंट था वो पहले एलिमेंट के क्या था, सिमिलर था। वो फर्स्ट एलिमेंट के क्या था, सिमिलर था। प्रॉपर्टी ऐसा इन्होंने बोला। इन्होंने अपना बनाया भी क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली। अब इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बहुत सारे गिवन किसने दिया था, गिवन बाय, सीधी सी बात है, गिवन बाय किसने दिया होगा, न्यूलैंड ने दिया होगा। नाम में न्यूलैंड है, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे शायद ये। गिवन बाय न्यूलैंड, किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। गिवन बाय न्यूलैंड, गिवन बाय न्यूलैंड। एट दैट टाइम 56 एलिमेंट वेर नोन। उस टाइम पे 56 एलिमेंट नोन थे। एट दैट टाइम 56 एलिमेंट्स वेर नोन। उस टाइम पे 56 एलिमेंट क्या थे, नोन थे। एट दैट टाइम उस टाइम पे 56 एलिमेंट नोन थे। संसार में कितने एलिमेंट्स नोन थे, 56, 56 एलिमेंट्स नोन थे। कितने, 56 एलिमेंट वेयर नोन, राइट। एट दैट टाइम 56 एलिमेंट वेयर नोन, 56 एलिमेंट्स नोन थे, राइट। चलिए ठीक है। एट दैट टाइम 56 एलिमेंट वेयर नोन, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रॉबैक की, कि क्या ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक, तो न्यूलैंड का जो लॉ था वो केवल लाइटर एलिमेंट्स के लिए, लाइटर एलिमेंट्स मतलब जो हल्के एलिमेंट्स थे कैल्शियम तक के, जिनका वेट हल्का था, केवल तब के लिए एप्लीकेबल था, बाद के एलिमेंट के लिए फॉलो नहीं कर रहा था। न्यूलैंड का जो लॉ था वो केवल लाइटर एलिमेंट्स के लिए, यानी कि जो हल्के एलिमेंट्स थे कैल्शियम तक, वहां तक फॉलो कर रहा था, कैल्शियम से आगे फॉलो नहीं कर रहा था। तो पहला लिखेंगे, पहला ड्रॉबैक लिखेंगे, पहला ड्रॉबैक लिखेंगे कि दिस लॉ वाज एप्लीकेबल, दिस लॉ वाज, दिस लॉ यानी न्यूलैंड्स लॉ, दिस लॉ वाज एप्लीकेबल फॉर द लाइटर एलिमेंट्स, फॉर द लाइटर एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे टिल एटॉमिक नंबर 20 यानी कैल्शियम तक, टिल कैल्शियम लिख सकते हैं। लिखिए आप, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं टिल कैल्शियम, टिल कैल्शियम, टिल कैल्शियम लिख सकते हैं। दिस लॉ वाज सुटेबल फॉर, दिस लॉ वाज एप्लीकेबल फॉर, जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था, दैट लॉ वाज एप्लीकेबल, है ना। न्यूलैंड्स लॉ क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था, दैट लॉ वाज एप्लीकेबल till calcium only, that was law is applicable till for lighter elements, ब्रैकेट में लिखेंगे till calcium, for heavier elements, for
heavier elements, this law was not applicable. For heavier elements, this law was not applicable. For heavier elements, this law was not applicable. Right? पहली चीज। दूसरा पॉइंट था, इन्होंने बोला था कि उस टाइम पे 56 एलिमेंट है, 56 एलिमेंट और बाद में 56 एलिमेंट ही रहेंगे, फर्दर डिस्कवरी नहीं होगी। उन्होंने बोला था कि 56 एलिमेंट हैं तो 56 एलिमेंट ही रहेंगे, फर्दर डिस्कवरी नहीं होगी, लेकिन बाद में डिस्कवरी भी हुई, एलिमेंट्स की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। तो लिखेंगे एट दैट टाइम 56 एलिमेंट्स वेयर नोन, एट दैट टाइम 56 एलिमेंट्स आर वेयर नोन, एट दैट टाइम 56 एलिमेंट वेयर नोन, एट दैट टाइम 56 एलिमेंट वेयर नोन। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड no new element will discover in future, no new element will discover in future, but nowadays 118 elements are known, ठीक है, nowadays 118 elements are known, तो उनके हिसाब से 56 एलिमेंट ही होने चाहिए थे, उनके हिसाब से 56 एलिमेंट्स ही क्या होने चाहिए थे, उनके हिसाब से 56 एलिमेंट ही पाए जाने चाहिए थे। बट आप एक्चुअली में चेक करेंगे तो इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, 56 से कहीं ज़्यादा एलिमेंट्स, राइट, 56 से क्या है, कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे, 56 एलिमेंट होने चाहिए थे, लेकिन आज देखो तो 56 से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने बोला था फर्दर डिस्कवरी नहीं होगी, ठीक है। अब क्या है कि इन्होंने क्या किया था, अपनी थ्योरी जबरदस्ती प्रूव करने के लिए, देखो एक स्लॉट के अंदर आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, जो एक स्लॉट होता है, एक स्लॉट में एक ही एलिमेंट होता है, एक स्लॉट में क्या होता है, एक ही एलिमेंट होता है। ये स्लॉट होते हैं ना पीरियोडिक टेबल, ध्यान से देखो तो पीरियोडिक टेबल में स्लॉट होते हैं, क्या होते हैं, स्लॉट, इसका बोलते हैं स्थान, स्लॉट। तो इनके हिसाब से देखो कहीं भी एक स्लॉट में एक ही होने चाहिए थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती प्रूव करने के लिए, प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी जबरदस्ती प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट ठोस दिए थे, एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट क्या किए थे, भर दिए थे, एक स्लॉट के अंदर ही दो एलिमेंट, राइट। तो लिखेंगे न्यूलैंड पुट है ना, 2 एलिमेंट्स इन सम स्लॉट्स, न्यूलैंड पुट 2 एलिमेंट्स इन सम स्लॉट्स, है ना। न्यूलैंड पुट 2 एलिमेंट्स इन सम स्लॉट, 2 एलिमेंट इन सम स्लॉट, which is not correct, there should be only one, लिखेंगे which is not correct, पहले लिखेंगे न्यूलैंड पुट 2 एलिमेंट्स इन सम स्लॉट, न्यूलैंड पुट 2 एलिमेंट्स in some slots, Newland put 2 elements in some slot, which is not correct, because in one slot there should be only one element, एक स्लॉट में आपके कितने एलिमेंट होने चाहिए, केवल एक एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, न्यूलैंड की गलती हो गई। अब आया मेंडलीव वॉज द हीरो। मेंडलीव ने बहुत अच्छा लॉ दिया था, ऑल्दो फेल हो गया था, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि सही था। मेंडलीव का भी लॉ फॉलो, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि ये सही था, ये लॉ ठीक था, ठीक है ना। मेंडलीव का लॉ ठीक था ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन है ना बहुत हद तक ठीक था, बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में इसमें गलतियां हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए बात करेंगे, पहले तो आप लॉ लिख लीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, पहले आप लिख लेते हैं, फिर समझाऊंगा मैं आपको। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स or the periodic function of their atomic masses, according to Mendeleev,
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, है ना, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अकॉर्डिंग टू मेंडलीव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अकॉर्डिंग टू मेंडलीव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव के हिसाब से, है ना, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अकॉर्डिंग टू मेंडलीव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अकॉर्डिंग टू मेंडलीव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, राइट। तो प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसकी, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। ठीक, हम इसको लिखने के लिए तो लिख लिया, अब हम मेंडलीव को एक्सप्लेन करेंगे आपको प्रॉपर्ली कि मेंडलीव का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था क्या, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देंगे कि मेंडलीव क्लासिफिकेशन है तो दिया किसमें होगा, गिवन बाय मेंडलीव, दमित्रिच इवानोविच मेंडलीव नाम था इनका, रशियन थे, क्या थे, रशियन थे, गिवन बाय मेंडलीव, किसने दिया था, मेंडलीव ने दिया, मेंडलीव ने दिया, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने दिया था, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे, कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे। जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया था उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने एलिमेंट्स नोन थे बच्चों, 63 एलिमेंट्स वेयर नोन। जब अपना मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया, जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स वेयर नोन, एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स वेयर नोन, 63 एलिमेंट्स वेयर नोन। अब हुआ क्या, मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया कैसे, उन्होंने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, उन्होंने ऑक्सीजन लिया, ध्यान देंगे, उन्होंने ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन लिया, उन्होंने ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन लिया, सब नोट भी करते जाना है। उन्होंने ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन लिया, ठीक है, क्या क्या लिया उन्होंने, ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन लिया और इनके साथ रिएक्शन करवाया एलिमेंट्स का, किसका, एलिमेंट्स का इनके साथ क्या करवाया, रिएक्शन करवाया। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया, है ना, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ, ध्यान दें, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया, ठीक है, तो क्या हुआ, ध्यान देंगे, ठीक है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया तो इन्होंने देखा कि किस तरह का रिएक्टेंट बन रहा है, किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उस रिएक्शन के आधार पे, है ना, ध्यान देंगे, जैसे मैंने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया और उससे क्या किया, एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया, क्या करवाया, एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया। मेंडलीव ने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया और उनके साथ क्या किया, एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्यों लिया, केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्यों लिया, ये दिमाग में आना चाहिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्यों लिया, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो लगभग सबके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। दे फॉर्म कंपाउंड विथ मैक्सिमम एलिमेंट्स, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया, मेंडलीव ने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया, मेंडलीव ने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया। तो मेंडलीव ने जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया, ध्यान देंगे, मेंडलीव ने क्या लिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मेंडलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया। क्यों लिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ध्यान देंगे, मेंडलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया। क्यों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही लिया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या करते हैं, वो लगभग सबके साथ कंपाउंड बनाते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेने से फायदा ये होगा क्योंकि ज्यादातर के साथ रिएक्शन करते हैं, ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ वो कंपाउंड बनाते हैं, ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ वो कंपाउंड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया एलिमेंट्स से, क्या करवाया, एलिमेंट्स से करवाया। तो किया क्या, एलिमेंट लेते गए उनको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते चले गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते चले गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते चले गए और उस रिएक्शन के रिजल्ट के हिसाब से उन्होंने देखा कि कौन कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है। फिर जो ऑब्जर्वेशन आया उसे नोट किया, फिर जो ऑब्जर्वेशन आया उसे क्या किया इन्होंने, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया। किसका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया, ऑक्सीजन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ भी।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया, राइट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया, ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन है उसे नोट किया, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि कौन कौन से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है, ठीक है। जिन्होंने सेम तरीके से रिएक्शन किया, जिन एलिमेंट्स के केस में रिजल्ट सेम आए, उनको क्या माना उन्होंने, प्रॉपर्टी सिमिलर माना। तो प्रॉपर्टीज कंपेयर करने के लिए मेंडलीव ने क्या किया, प्रॉपर्टीज कंपेयर करने के लिए मेंडलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया, क्या लिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया, उनके साथ सारे एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करके देखा, ऑब्जर्वेशन जो है उसको नोट किया, और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, ये तय किया कि किन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम, ये तय किया कि किन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम, राइट। समझेंगे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी, और एक एलिमेंट है सी, मान लेते हैं, या एलिमेंट ले लेते हैं डी। आपने इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया, जब ए का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया, हाइड्रोजन के साथ करवाया, ऑक्सीजन के साथ करवाया, हाइड्रोजन के साथ करवाया, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ए के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया तो A2O3 मिला, और जब हाइड्रोजन के साथ करवाया तो AH3 मिला। मान लो डी के साथ करवाया तो D2O3 मिला, और यहाँ पे DH3 मिला, यहाँ पे करवाया आपने BO मिला, और यहाँ पे BH2 मिला। तो जब रिजल्ट देखें कि ए का रिएक्शन किसके साथ हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ, बी का रिएक्शन किसके साथ हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ, डी का रिएक्शन किसके साथ हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ। तो जो रिजल्ट मिला, यहाँ पे देखो ए के केस में A2O3 मिला, डी के केस में D2O3 मिला। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ए क्या बना रहा है, A2O3 बना रहा है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ए क्या बना रहा है, A2O3 बना रहा है। डी क्या बना रहा है, D2O3 बना रहा है। ए क्या बना रहा है ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद, A2O3, और डी क्या बना रहा है, D2O3। वहीं पे ए जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, AH3, और डी क्या बना रहा है, DH3 बना रहा है। इसका मतलब ए और बी की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से क्या किया, मेंडलीव ने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को क्या किया, कंपेयर किया, और फाइनली अपना लॉ दिया। कौन सा लॉ दिया, मेंडलीव ने अपना लॉ दिया, ठीक है। और अपने लॉ में उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो बहुत अच्छा था और बहुत सारा सक्सेसफुल भी हुआ, ठीक है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी अच्छी बातें भी थी। मेंडलीव वैसे पहले थे जिन्होंने, है ना, जिन्होंने क्या किया था, ग्रुप एंड पीरियड की बात करी थी। जिन्होंने किसकी बात करी थी, ग्रुप एंड पीरियड की, है ना, ग्रुप एंड पीरियड की बात करी थी। किसकी बात करी थी, ग्रुप एंड पीरियड की, ग्रुप एंड पीरियड की। ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, मैं समझाता हूं। मेंडलीव वैसे पहले थे जिन्होंने ग्रुप एंड पीरियड की बात करी थी। तो अगर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जाके देखेंगे तो कुछ इस तरह का है, देखें, कुछ इस तरह का जाके देखना, कुछ इस तरह का है। आप जाके देखेंगे तो कुछ इस तरह का मिलेगा आपको, ठीक है, इस तरह का है कुछ, है ना। तो ग्रुप्स एंड पीरियड क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल ग्रुप्स, है ना। ये वर्टिकल जो लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस होती है ग्रुप। इसको कहते हैं एक ग्रुप, इसको कहते हैं दूसरा ग्रुप, इसको कहते हैं तीसरा ग्रुप। तो ये वर्टिकल लाइंस क्या है, वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। वर्टिकल लाइंस आपकी क्या है, ग्रुप्स। वर्टिकल लाइंस क्या होती है, ग्रुप्स होती है। तो किसी एक वर्टिकल लाइन में कोई आ रहा है तो ग्रुप का है। और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम इनको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं पीरियड बोलते हैं। ये क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मेंडलीव ऐसे थे पहले जिन्होंने ग्रुप एंड पीरियड की बात करी थी, जिन्होंने ग्रुप एंड पीरियड की बात करी थी, ठीक है। मेंडलीव ऐसे पहले थे जिन्होंने ग्रुप एंड पीरियड की बात करी थी, ठीक है। चलिए, मेंडलीव ने नहीं सिर्फ ये बताया था, देखो न्यूलैंड के टाइम पे दिक्कत क्या आई थी, न्यूलैंड के टाइम पे दिक्कत ये आई थी कि न्यूलैंड ने बोला था कि आज 56 एलिमेंट नोन है। न्यूलैंड ने क्या बोला था कि आज के युग में क्या है, 56 एलिमेंट्स नोन है, राइट। कितने एलिमेंट नोन है, 56 एलिमेंट नोन है। कितने एलिमेंट नोन है, 56 एलिमेंट नोन है। और फर्दर एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं होगी, फर्दर एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होगी। लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन मेंडलीव ने जो है पहले से ही प्रेडिक्ट किया था, पहले से ही प्रेडिक्ट किया था कि फर्दर आपके आगे चल के और भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी, नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी, ठीक है।
तो हम बात करेंगे इसको कल कि क्या और मेंडलीव ने किया था। मेंडलीव का थोड़ा पीरियोडिक टेबल बड़ा है, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि न्यूलैंड ने दिया अपना लॉ। न्यूलैंड के हिसाब से है ना, म्यूजिकल नोट जैसे होते हैं कि एवरी 8th नोट पहले के सिमिलर होता है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी ऐसे होती हैं कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होती है। एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होती है। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी थे कि उन्होंने बोला था 56 एलिमेंट रहेंगे, 56 फर्दर एलिमेंट डिस्कवरी नहीं होंगे, हुए, जबकि ये लॉ अप्लीकेबल था केवल कैल्शियम तक के लिए। और फिर क्या ड्रॉबैक था, इन्होंने एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट डाल दिए थे। फिर आया मेंडलीव। मेंडलीव ने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, है ना। इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया, उनके साथ सारे एलिमेंट का रिएक्शन करवाया, प्रॉपर्टीज देखी, मैच किया, ग्रुप एंड पीरियड्स में डिवाइड किया, है ना। इस तरीके से काम किया इन्होंने। तो काफी ढंग का लॉ था इनका, ठीक है। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। इन्होंने एलिमेंट्स प्रेडिक्ट भी किए थे कि कौन से एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर किए जाएंगे। तो ओवरऑल जो है, ठीक है, ओवरऑल आपका मेंडलीव का लॉ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। इसमें कुछ कुछ कमियां भी थी जिनके बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है गाइस। आप मन लगा के पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, टाटा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहें, है ना। ऐसा ना करें, ठीक है, आप बुक्स वगैरह लगाते रहें। ये 5वां चैप्टर है, लगभग पूरा खत्म होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब आपको पूरा ध्यान देना रहेगा। आप पूरा कोर्स एक बार पढ़ें, ओलंपियाड वगैरह की बुक सॉल्व करें, ठीक है। जो बैठा रहता है बैठा रहता है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, अपना कोर्स बोर्ड का पूरा कर लेते हैं, साथ में ओलंपियाड भी कर लेते हैं। आप 10th का जल्दी से पढ़ के 11th में मत कूदो, आप 10th क्लास को और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, राइट। चलो गाइस, अगले क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।